हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का आपका अपना यूट्यूब चैनल थिंक सेकंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे एनडीए के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके के क्वेश्चन होंगे 2022 में आने की संभावना है, मुझे जो लगता है उसे दोस्तों मैं डिस्कस करूंगा। इसमें सारे चर्चे हो जाएंगे इंग्लिश छोड़कर, जो भी जीके के क्वेश्चन है, क्योंकि इंग्लिश के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपको। ठीक है, ये पार्टिकुलरली हम लोग टेस्ट पेपर ऑफ जीके करेंगे। दोस्तों, अगर अब तक आप कोई तैयारी नहीं की है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, एनडीए से संबंधित काफ़ी चीज़ें आपको मिलेगी। ठीक है, देखिए एनडीए के एग्जाम में आप कितना स्कोर कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स होंगे, उसको हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर हम जीके के क्वेश्चन को करेंगे, और अगर आप सही सही स्कोर करेंगे तो अपना स्कोर भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। आपका 4-5-10 दिन के बाद एग्जाम है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट सिंप्लीपल बायो रिजर्व लोकेटेड? सिंप्लीपल बायो रिजर्व किस आपके राज्य में है? तो दोस्तों, यानी कि जो सिंप्लीपल आपका जैविक रिजर्व है, ठीक है, वो किस राज्य में है? तो आपके हैं ओडिशा। इसका सही उत्तर ओडिशा होगा। आप जिसका ऑप्शन जानते हैं वीडियो को पॉज कीजिएगा और उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और एक टास्क, कर्नाटक, बेंगलुरु और मध्य प्रदेश, इन तीनों में जो भी आपके बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में कमेंट में जरूर लिखिएगा, हमें अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट तापी रिवर। तापी नदी के बारे में निम्नलिखित स्टेटमेंट को देखिए और पढ़िए। क्या है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है तापी रिवर राइजेज इन द सतपुरा रेंज इन द बेट्यूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यानी कि तापी नदी जो है वो सतपुरा रेंज से निकलती है, यानी कि बेट्यूल डिस्ट्रिक्ट वहां से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश देश, मतलब मध्य प्रदेश राज्य से। दूसरा क्या कह रहा है कि जो तापी रिवर का बेसिन जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में होता है। यानी कि जो बेसिन मतलब क्या, जितना दूर वो कवर करते हुए आगे बढ़ती है उसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, गुजरात में तो है तापी नदी का, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। आप जरा सोचकर देखिए, जब आप खुद कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश से निकलती है, तो मैंने आज तक कोई नदी को ऐसे चढ़ते हुए नहीं देखा। आपने देखा कोई नदी को ऐसे चढ़ते हुए? नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी गलत है। जो आपका तापी नदी है वो राजस्थान से नहीं गुजरती, वो गुजरात, सबसे पहले मध्य प्रदेश से होकर महाराष्ट्र में थोड़ा लगती है, और महाराष्ट्र से लेकर गुजरात में जाकर अरेबियन सी में जाकर चली जाती है। दूसरा बात, जो तापी नदी है, ये तापी नदी आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए सही होगा, क्योंकि बी तो गलत है, क्योंकि राजस्थान में शेयर करती नहीं, राजस्थान में तो लूनी रिवर है। चलिए इसको मैप से समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, आपका तापी रिवर यहाँ से निकलती है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश होते हुए, मैंने मध्य प्रदेश पूरा होते हुए, महाराष्ट्र थोड़ा होते हुए ये चली जाती है अरबियन सी में। ये आपका जो है आप ऊपर में नर्मदा रिवर इस तरह से चली जाती है। और ध्यान रखिएगा कि जो नर्मदा रिवर और आपका तापी रिवर दोनों मेजर नदियां हैं, किस कौन सी? तो दोनों मेजर वेस्ट फ्लोइंग नदियां, यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा जो आपका ये तापी नदी है ये रिफ्ट वैली से जाती है। ठीक है, रिफ्ट वैली मतलब आपका जो वैलीज होता है, जैसे मान लीजिए अरावली है, रेंज है, उसके बाद बिंदिया है, सतपुरा है, उसके बाद दोस्तों शिवालिक है, महादेव है। ठीक है, इस तरह के रेंजे जो मैकाल है, तो ये जो रेंजेस हैं, ठीक है, इसके थ्रू काफ़ी नदियाँ गुजरती है। उसी तरह से आपका है ये तापी नदी, जो कि आपके बिंदिया से यानी कि गुजरती है। आपको मैंने पहले भी शुरुआत में ऑप्शन नंबर ये यही था। अब यहाँ पर तापी नदी की कुछ सहायक नदियाँ, जैसे ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियाँ, पुंजरा है, उसके बाद गिरमा दोस्तों, पूर्णा है। ठीक है, ये सब सहायक नदियाँ। ठीक है, तो आप तापी की एक बार सहायक नदियाँ देख लीजिएगा। इसके बाद तापी नदी पर कौन सा डैम है ये भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर, मतलब पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है साबरमती, ऑप्शन नंबर बी है पेरियार, ऑप्शन नंबर सी है महानदी, ऑप्शन नंबर डी है माही। आप हमें बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा महानदी। माफ कीजिएगा, माही मैंने बोल दिया। हाँ, महानदी इसका सही उत्तर होगा। क्यों होगा? क्योंकि साबरमती, पेरियार और माही, ये तीनों नदियां जो है वेस्ट फ्लोइंग यानी वेस्ट की ओर बहती है। यानी कि मेजर जो दो नदियां थी उसमें तीन और जोड़ दीजिए। ठीक है, साबरमती हो गया, पेरियार हो गया और माही हो गया, ये सारा वेस्ट फ्लोइंग नदियां। हो सकता है अगली बार क्वेश्चन पूछ देगा 4 ऑप्शन देकर कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका वेस्ट फ्लोइंग है, तो आपको ईस्ट फ्लोइंग पता होना चाहिए। सर ये वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग का लोचा क्या है? जैसे मान लो कि मैं अपने घर में एक पानी का तालाब खोल दिया। ठीक है, इस तरह से खोद दिया था पानी का तालाब, और इस तालाब से जो है मान लीजिए हम इस तरह से इसको मेजर कर देते हैं, इस तरह से हम डिजाइन ले लेते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए। ओके, मान लीजिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, आपका नॉर्थ, और ये साउथ है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, कुछ नाले इधर की ओर खोद दिए, कुछ नाले इधर की ओर खोद दिए। तो जो पानी इधर की ओर बहेगा वो वेस्ट की ओर बह रही है, जो पानी इधर की ओर बहेगा वो ईस्ट की ओर बह रही है। तो जो नदियाँ वेस्ट की ओर बहती है उसे वेस्ट फ्लोइंग कहते हैं, जो नदियाँ ईस्ट की ओर बहती है उसे ईस्ट फ्लोइंग कहते हैं। दूसरी बात कि आप लोग ट्रिब्यूटरी में आप क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरी में बात तो सहायक नदियाँ। ठीक है, कि सहायक नदियाँ में आपको पता ही नहीं चलता लेफ्ट हैंड और राइट बैंक कौन है। ठीक है, देखिए मान लीजिए गंगा नदी गंगोत्री से निकलती। ठीक है, मान लीजिए हम गंगा माता का थोड़ा मुंह और बना देते। ठीक है, ओके, मान लीजिए हमारी गंगा माता मुकुट पहना देते। ठीक है, इस तरह से निकलेंगी, इस तरह से जब निकलेंगी गंगा नदी, तो इनका दाहिना हाथ किधर होगा? तो इनका दाहिना हाथ इधर होगा, ये इनका बायां हाथ है। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से ये जा रही हैं, तो इधर से जो भी नदियाँ मिलेंगी इसे हम लोग राइट बैंक कहेंगे, राइट बैंक से मिलने वाली नदियाँ। इधर से जो मिलेगी उसे हम लेफ्ट बैंक से कहते हैं, मिलने वाली नदियाँ। ठीक है, इधर से काफ़ी मिलती है दोस्तों, क्या यमुना नदी मिलती है। ठीक है, जो गंगा जी में मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, थोड़ा सा सबका मैप में देख लीजिए, गोदावरी नदी ये है, भीमा ये है, उसके बाद बहुत सारी नदियां हैं। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदियां कौन है? मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, रामगंगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रामगंगा, क्योंकि रामगंगा जो है सहायक नदियां गंगा जी की, ठीक है, माता गंगा की सहायक नदियां रामगंगा, लेकिन आपका मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ठीक है, ये सारी है गोदावरी की सहायक नदियां। इसलिए दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा गोदावरी की सहायक नदियां नहीं है। ठीक है, देखिए कुछ ऐसी रिवर्स है, जैसे आपका गोदावरी हो गई, तापी हो गई, नर्मदा हो गई, ठीक है, कृष्णा हो गई और इंडस। इन सबों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि गंगा नदी के बारे में विशेष नहीं पूछा जाता। ठीक है, पूछा जाता है इन सब नदियों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली, मतलब रिफ्ट वैली से कौन सी नदियां बहती है? इसका सही उत्तर होगा तापी। दोस्तों हम सारा क्वेश्चन लेंगे, ये जरूरी नहीं है कि इसमें केवल रिवर का ही क्वेश्चन होगा, मिक्स क्वेश्चन है तो बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। तापी रिवर होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। कावेरी की सहायक नदियां कौन सी है? नहीं है। कौन सी नहीं है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा मूसी। मूसी जो है कावेरी की सहायक नदियां नहीं है, बाकी अमरावती, भवानी और काबिनी ये तीनों है आपकी कावेरी की सहायक नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ विच कंट्री। कौन से ऐसे देश है जिसके साथ अरुणाचल प्रदेश बाउंड्री नहीं लगाता? तो पहले ये पता कर लीजिए कि बाउंड्री किसके साथ लगाता है। तो ऑब्वियसली भूटान के साथ बाउंड्री लगाता है, म्यांमार के साथ, चीन के साथ हमारा प्यारा प्यारा अरुणाचल प्रदेश देश बाउंड्री लगाता है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। नेपाल के साथ बाउंड्री नहीं लगता, क्योंकि नेपाल इधर ही रहता है, सिक्किम उसके बाद आ जाता है, इस वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आपको मैच करना है। ठीक है, टोमेटो, ऑरेंज, एप्पल, विनेगर। ठीक है, तो कौन किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, आप हमें मैच करके डेफिनेटली बोलिए। ठीक है, ये आपका काम है किस तरह से। जैसे टोमेटो में कौन सा, एप्पल में जैसे कौन सा एसिड पाया जाता है तो मॉलिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड। ठीक है, टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है तो आपको बताना है। ठीक है, टोमेटो में ऑक्जेलिक और ऑरेंज में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, सारा मैं लिख देता हूँ। एप्पल में दोस्तों कौन सा एसिड पाया जाता है? एप्पल में मॉलिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड और टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के जो ये कुछ जानकारी है। ठीक है, जैसे गुआवा में कौन सा एसिड पाया जाता है ये हमें कमेंट करके बताइए, पाइनएप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है ये कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ दीज ऑप्शन आर नॉट फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का कौन सा फंक्शन नहीं है? ठीक है दोस्तों, राइबोसोम इसको प्रोटीन मैन्युफैक्चर कहा जाता है, और दोस्तों ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है, अगर आप सेल चैप्टर पढ़े हैं तो। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या करता है? प्रोटीन के मैन्युफैक्चर में मदद करता है। बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक है, पहले ये देखिए सही कौन है, ठीक है, तब गलत देखिएगा। इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम, बिल्कुल ये थोड़ा एंजाइम बनाने में मदद करता है, लेकिन हार्मोन और स्टार्च बनाने में इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2 ही सही होगा, ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलिक्यूल हैविंग एन एटॉमिसिटी ऑफ 4। कौन सा ऐसा मोलिक्यूल है जिसका एटॉमिसिटी 4 होता है? सल्फेट मोलिक्यूल, ओजोन मोलिक्यूल, फॉस्फोरस मोलिक्यूल और मीथेन मोलिक्यूल। इसका सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, फॉस्फोरस P4 होता है, इसी वजह से इसमें इसका एटॉमिसिटी 4 होगा। इसको डिटेल एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, आप क्या कीजिए, 9th क्लास में एटॉमिसिटी यूट्यूब पर शॉर्ट में देख लीजिए एटॉमिसिटी क्या होता है। ठीक है, ओके, जिससे दोस्तों डिटरमिन होता है क्या चीज, कितना इसका शेयरिंग कैपेसिटीज होगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन आर स्टेटेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज। यानी मौलिक कर्तव्य में कौन कौन से प्रोविजन को स्टेट किया गया है। ठीक है, देखिए जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों उसमें कई सारे प्रोविजन है। सबसे पहले प्रोविजन है कि आप अपने आसपास के जो मोनूमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे जो स्मारक है पुराने समय के, उसे बचाइए। ठीक है, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, ये सही होगा कि हमारे जो पूर्वज थे, जैसे अंग्रेजों के ज़माने में जो स्मारक बच गए, या जो इंपोर्टेंस नेशनल इंपोर्टेंस के स्मारक है, उसको हमको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब दोस्तों नेचुरल इन्वायरमेंट जो है उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना, ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, इसके अलावा झंडा को सम्मान करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा हम लोगों को सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया का बनाकर रखना है। ठीक है, अखंडता को बनाकर रखना है। ठीक है, ओके, ये भी ऑप्शन सही है। अब कह रहा है प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ब्रदरहुड। ठीक है, ये भी हमारा काम है कि लोगों के बीच में सामंजस्य और भाईचारा को, स्पिरिट का स्पेलिंग गलत है माफ कीजिएगा, भाईचारा को हम लोग बढ़ावा दें। इसका मतलब दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? मेरे हिसाब से इसका सही ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1, 2 और 3 और 4 सारे सही है। ठीक है, ओके, क्लियर है। थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहता हूँ। देखिए मौलिक कर्तव्य जो है, ठीक है, इस मौलिक कर्तव्य की सबसे पहले चर्चा किसमें की गई थी? तो जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब। ठीक है, इंदिरा गांधी ने काफी उथल पुथल किए, इमरजेंसी लगाए, अमेंडमेंट के संविधान को बहुत सारे अमेंडमेंट कर दिया, नेसेसरी जो जरूरत नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने अमेंडमेंट किया और उस अमेंडमेंट में कुछ अच्छे बात भी जोड़े। ये फंडामेंटल ड्यूटीज 42वां अमेंडमेंट दोस्तों, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में से जोड़ा गया था। ठीक है, कि मौलिक कर्तव्य आपके कुछ होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों फिर आगे चल के जो है
44th जो थे उसमें मौलिक कर्तव्य कुछ ऐड किए गए, मेनली मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वां संशोधन 1976 में। और 3 ऐसे और शब्द इसमें जोड़े गए जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर, ठीक है, और इंटीग्रिटी। 3 ऐसे शब्द हैं जो कि आपके संविधान के 42वां संशोधन में जोड़े गए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी ये किस में जोड़े गए? 42वां संविधान 1976 में। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो आपके फंडामेंटल ड्यूटी जो है संविधान के किस भाग से है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने इसका एक ट्रिक भी बताया था कि आप हमें कमेंट करके बताइए कि संविधान के किस भाग में फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा किया गया है, और संविधान के किस भाग में आपके मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट रोटेट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? निम्नलिखित में से कौन सा प्लेनेट नॉर्थ से साउथ रोटेट करता है? पहले चेक कर दीजिए चल रहा है कि ना। हाँ, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यूरेनस। जी हाँ, यूरेनस एक ऐसा प्लेनेट है जो नॉर्थ से साउथ रोटेट करता है। लेट मी टेल यू दोस्तों, आपको प्लेनेट के डेंसिटी, प्लेनेट के भार, ठीक है, इसके अलावा प्लेनेट के डिस्टेंस, ये 3 फैक्ट को याद रखने, कौन कितने दूरी पर कहाँ पर है, तभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बना पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट लाई ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन सा कंट्री लाइन नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए है चाइना, ऑप्शन नंबर बी है ताइवान, ऑप्शन नंबर है बी सी है वेस्टर्न सहारा, ऑप्शन नंबर डी है चिली। और चिली, मेरी प्यारी चिली, ऑप्शन नंबर डी चिली हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चिली एक ऐसा देश है जो कि आपका कहाँ पर लाई नहीं करता? तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई नहीं करता। भारत भी लाई करता है लेकिन चिली नहीं लाई करता है। दूसरी बात कि चिली किस में पड़ता है आपको पता है? हमें बताइए चिली कौन से पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका में या साउथ अमेरिका में, ठीक है, ओके। और चिली में एक मरुस्थल भी है, उसके बारे में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जो है कंप्लीट डाइजेशन करता है, किसका, ठीक है, साइट होता है कंप्लीट डाइजेशन करने का, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ठीक है। जिस तरह से प्रोटीन मैन्युफैक्चर के लिए राइबोसोम साइट होता है, उसी तरह से ये भी साइट होता है किसको डाइजेस्ट करने के लिए, कंप्लीट डाइजेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, बताइए कौन सा ऑप्शन आपके सामने, स्मॉल इंटेस्टाइन। जी हाँ दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कंप्लीट डाइजेशन के लिए पॉपुलर है, ठीक है। इट इज लाइन ऑफ एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी पर ट्रस्ट करो, ठीक है, तभी आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज एनर्जी करेंसी फॉर सेलुलर प्रोसेस? सेलुलर प्रोसेस के लिए एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये आपके सेलुलर प्रोसेस के लिए कंप्लीट होते हैं, और ये दोस्तों एक बार सीडीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बी अवेयर, ठीक है। गोल्जी बॉडी किसके लिए पॉपुलर होते हैं? दोस्तों ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। ये फ्लिपकार्ट वाला बॉय होता है, पैकिंग वुकिंग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, एनर्जी हाउस, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे तत्व हैं जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं? तो प्यारा प्यारा मैग्नीशियम, जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। बट रिमेंबर वन थिंग, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, ठीक है, आपको बताना एटॉमिक मास, ठीक है। मैग्नीशियम का वैलेंसी +2, और मैग्नीशियम विल रिएक्ट विथ हॉट वाटर, ठीक है, क्लियर है, ओके। हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ चर्चा करते हैं, 17 नंबर, मिलाइए, खाइए, पिए और सोइए, ठीक है। मैच द फ्लोइंग, कॉमर्शियल नाम है इधर, और इधर फार्मूला है। ओ बाबा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मैच होगा? बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा और जिप्सम। तो चलिए मैच कीजिए आप लोग, फटाफट बताइए ऑप्शन कौन होगा कमेंट में, ठीक है। दोस्तों जिप्सम सभी को पता है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन सेट करेंगे कम से कम आपको 3 ऑप्शन पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद करके जाइएगा, केमिकल फार्मूला वाला जिप्सम, आओ बुला रहा है तुमको, चलो। तो यानी डी का 4, यानी कि इसमें डी का 4 नहीं है, तो ऑप्शन काट दो, यानी अब 2 ऑप्शन के साथ लड़ना है। ब्लीचिंग पाउडर COCl2, तो बी का 3 एकदम सही है, तो इसमें बी का 3 है, बी नंबर ऑप्शन काट दिया, ठीक है, ओके। आपको पूरा मिला नहीं लेकिन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका है आपका वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का क्या होगा? Na2CO3, यानी ए का आपका बी का दोस्तों हमने मिला लिया। अब हमने मिलाना है किसका दोस्तों? सी का। सी का ए हो जाएगा Na2CO3, और डी का आपका पता ही है 4 था, और ए का बेकिंग सोडा NaSCO3। दोस्तों इसका केमिकल नाम भी आपको ध्यान रखना है, ये कॉमर्शियल नाम है, और आपको केमिकल नाम भी जरूर ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो इसलिए मैंने आपको इस सेट में डाला है। हम जो सेट करवाएंगे ना 10 दिन में, देखना उससे कितना क्वेश्चन आता है, ठीक है, ओके। विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेटल हैज हाई रिएक्टिविटी? बिल्कुल, कि मतलब रिएक्टिव सीरीज का क्वेश्चन डाल दिया गया है, ठीक है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा मेटल का बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी होगा? सबसे ज्यादा लिथियम का होता है, ठीक है, ओके, आपको ये पता है। लेकिन इसमें बात किया जा रहा है मैग्नीशियम, जिंक, लेड और कॉपर, ये सब बाकी चोर है, लेकिन मैग्नीशियम कह रहा है आओ हम तुमको पैसा देंगे, इसलिए ए नंबर ऑप्शन सही है। तो मैग्नीशियम इज वेरी पॉपुलर इन आवर डिक्शनरी बिकॉज ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है। इसका हाई रेजिस्टिविटी होता है अमंग जिंक, लीड और कॉपर के बीच में, ठीक है, ओके।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग पहुंचते हैं। ब्रेस इज एलओआई ऑफ, ब्रेस किसका एलओआई है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, एलओआई वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों ब्रेस जो एलओआई आपका पीबी और एसएन का, किसका, पीबी और एसएन का दोस्तों ब्रेस जो है आपका एलओआई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, भूलना मना है, अगर आप भूले तो आपको लगेगा पिटाई, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप लोग याद जरूर कीजिएगा ब्रेस किसका एलओआई है। मैंने क्या बोलते दोस्तों, पीबी और एसएन, माफ कीजिएगा दोस्तों, पीबी और एसएन जो है मैंने गलती कर दिया दोस्तों। पीबी और एसएन आपका जो है ये आपका किसका लेट मी रिमेंबर, यस शोल्डर का है पीबी और एसएन, ये पूछा भी गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सीयू और एसएन, माफी मैं चाहता हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, सी और एसएन ब्रेस का जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ओए कहाँ जा रहे भाई, इधर आ यहाँ, ठीक है। तो इसका नंबर बी नंबर ऑप्शन सही होगा, सी और एसएन जो है आपका मतलब ब्रेस इससे बना होता है, ठीक है। और आपको एलओआई याद करना है, ठीक है, बाकी ओके, क्लियर दोस्तों। चलिए अब दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन इस तरह से हो गए, ठीक है। आप 20 क्वेश्चन में आपने कितना स्कोर किया हमें अपने कमेंट में बताइए दोस्तों। हम 20 क्वेश्चन पे रुकेंगे, हम 100 क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है, कम से कम 4-5 सेट आपको करा देंगे एग्जाम तक, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। और शेयरिंग इज केयर माय डियर फ्रेंड, ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और आपको कहीं पर डाउट लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत तेजी से एक्सप्लेन किया, हो सकता है कुछ एरर के चांस, लेकिन 99.99% मैं कोशिश रख रहा हूँ सत्य बताने का, ठीक है। लेकिन इंसान 1% हमसे भी एरर हो जाता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन तमाम दोस्तों के साथ जो अभी परेशान है इंडिया एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर क्वेश्चन 20 लेकर, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी बोरिंग फील ना हो।